नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आढ़ा। राजस्थान में इस वक्त गर्मी भी बढ़ रही है और सियासी तापमान भी बढ़ रहा है और इन दोनों गर्मी के बीच में हम एक चाय की दुकान पर हैं और लोगों से चर्चा करेंगे कि सियासी तापमान को लेकर वो क्या सोचते हैं। जिस तरीके के इस चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 में नारे दिए जा रहे हैं, उन नारों से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं और उनका क्या व्यू है चुनाव को लेकर। राजस्थान में इस वक्त जिस तरह से लोगों को, पॉलिटिशियंस को तोड़ने की, एक दूसरे खेमे में शामिल करने की जो राजनीति चल रही है, जो गठबंधन चल रहे हैं, उन सबको लेकर आम लोगों की राय जानेंगे कि वो इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरी सियासत को लेकर क्या सोचते हैं। तो चाय की दुकान पर हम बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप लोग सुबह सुबह चाय पीने अमूमन यहाँ पर आते हैं, आप लोगों के बीच में बातचीत भी होती है। अभी जो चल रहा है राजस्थान में, जो चुनाव है लोकसभा के 25 सीटों के लिए, पिछले 2 बार से तो लगातार बीजेपी सारी की सारी 25 सीटें अपनी और अपने अलायंस के साथ जीतती आई है। इस बार भी 25 सीटें निकालती है बीजेपी। संभवतः प्रयास तो यही है कि 25 की 25 सीटें इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी लेके जाएगी। 2-3 सीटों के अंदर इस बार टक्कर है, जैसे चूरू तारानगर की सीट हुई, एक जोधपुर की सीट है। जो मेरा मानना है कि करण सिंह, इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यकाल 2 बार रहा, उसमें वहाँ की जनता खुश नहीं है, लेकिन मोदी लहर है, शायद वो सीट निकल सकती है। 2 सीटों पे, एक नागौर की सीट पे, इन 3 सीटों पे मेरे को संघर्ष लगता है। वैसे होगा यही कि 25 की 25 सीटें मोदी के नाम से वापस बीजेपी ही जीतेगी। मोदी के नाम से तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन अगर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी अपने स्तर पर वो निकालने की कुव्वत रखते हैं, या इस बार भी जो वैतरणी है वो मोदी के नाम पर ही पार करनी है? देखिए सर, आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जनता विधानसभा चुनाव के अंदर उम्मीदवार देखती है, लोकसभा चुनाव के अंदर सिर्फ मोदी देखती है। पिछले 2 चुनावों के देखो, लोगों को ये नहीं पता कि किसको वोट दे रहे हैं। हम तो बीजेपी को, मोदी को वोट दे रहे हैं। मोदी के नाम से कोई खड़ा हो जाए, आप दोनों पीछे के दोनों इतिहास देख लो, और जो अभी जो मोदी के नाम से जो काम हुए हैं उनका फर्क कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर दूसरी जो प्रबल पार्टी है कांग्रेस, उसकी आप छवि देखी जाए तो गठजोड़ उनको जरूरत है, वो करे जा रहे हैं। जब से गठजोड़, कोई हनुमान बेनीवाल वापस पीछे चले गए। तो मेरा ये तो मानना है, अब तो राजनीतिक दृष्टिकोण क्या कहता है उसका तो क्या कह सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 23 सीट है ना बीजेपी लेके जाएगी। हनुमान बेनीवाल पिछले चुनाव में एनडीए के साथ थे, मोदी जी की बड़ी तारीफ करते थे, फिर किसान आंदोलन के टाइम में अलग हो गए, अब उन्होंने कर लिया कांग्रेस से गठबंधन, इंडी अलायंस में वो आ गए। तो जो उनका वोटर है, जो मोदी का वोटर जो हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ा था, लगता है कि ये इस बार छिटक जाएगा, हनुमान बेनीवाल को नुकसान हो सकता है। हनुमान बेनीवाल तो नुकसान 100% नुकसान है। विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लो आप, हनुमान बेनीवाल के खुद अपनी सीट लास्ट में जाके बची है, तो वो अपनी सीट ही नहीं, अपने साथ वाले सारे और उन्हीं के साथ के जितने भी कार्यकर्ता थे, पुखराज जैन एरिया जितने भी थे, सबने बीजेपी ज्वाइन कर ही ली ना। तो हनुमान यानी तो नुकसान ही है। यानी कुल मिला के जो माहौल है वो बीजेपी का और मोदी का अभी भी बना हुआ है। अच्छा, आपके लिए मुद्दे, अगर हम मुद्दों की बात करें, तो मुद्दे क्या मायने रखते हैं? क्या मुद्दे हैं चुनाव में, या सिर्फ मोदी का नाम है? अभी तक तो देखा जाए तो यही कि मोदी का नाम ही है। मुद्दे को अगर देखा जाए तो अभी कुछ ऐसे मुद्दे लग नहीं रहे हैं कि इसमें कुछ भी कांग्रेस की से कुछ भी सीटें आएगी, क्योंकि जहाँ पर भी देखा जा रहा है वहाँ पर मोदी के नाम के पीछे ही सारी की सारी सीटें आएगी, और यही है कि बीजेपी ही अव्वल रहेगी इसमें। आप जयपुर में रहते हैं, रहने वाले तो जयपुर के हैं नहीं आप मूल रूप से? मैं नागौर से हूँ। आप नागौर से हैं, तो आपका वोट भी नागौर में ही है? हाँ। वोट देने जा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। आपके लिए मुद्दे क्या क्या हैं? मतलब मोदी का नाम तो है ही, चलिए ठीक है, मानिए अगर मोदी के नाम के आगे हम मुद्दों की बात करें कि साहब ये लोकसभा चुनाव में मेरा मुद्दा है, इस मुद्दे पर मैं वोट डालूंगा, तो अगर मुद्दा देखा जाए तो वहाँ का अगर कहीं पर भी देखा जाए तो जैसे स्कूलों में देख लो, अस्पतालों में देख लो, सब जगह अगर हॉस्पिटलाइज वगैरह देखी जाए तो उनमें भी यही रहता है कि जो काम कांग्रेस नहीं करा सकती है वो बीजेपी काम करवाती है वहाँ पे। अभी तक का अगर मेन मुद्दा देखा जाए, एजुकेशन को लेके देखा जाए तो कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी आगे रहती है हर एक के अंदर देखा जाए। फिर चाहे अब गवर्नमेंट वैकेंसियों को लेके देखा जाए तो कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी देती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी आगे है कांग्रेस से।
और ये जो इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि साहब महंगाई बढ़ गई है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड का एक अब आजकल बड़ा हंगामा चल रहा है, इन सब मुद्दों पर वोटर प्रभावित हो रहा है क्या? इनमें हो तो रहा है, और यहाँ पर देखी जाए तो ये अच्छी बात भी है। कैसे? अब आप अगर इलेक्ट्रिक इनमें आप कह रहे हो तो इन चीज़ों को देखा जाए तो पेट्रोल वगैरह इन सब चीज़ों में देखा जाए तो उन चीज़ों से लेके कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है उन चीज़ों को देख के, और इन चीज़ों से महंगाई कम हो रही है, यानी कि उतना देखा जाए तो इनसे ज़्यादा अपने को बेनिफिट ली ज़्यादा है। तो कुल मिला के मोदी के साथ जाते अभी हमने 2 लोगों से बात की, वो 2 प्रो मोदी हैं, मोदी की नीतियों से सहमत है। इधर आके सज्जन से बात करते हैं। आप लोगों से कोई चाय तो मंगाइए हमारे लिए। चौधरी जी चाय बेचना। चाय तो मंगाओ। आप कहाँ के वोटर हैं? जयपुर के ही हैं या कहीं बाहर के वोटर? आमेर तहसील में वोट है मेरा। अच्छा, किसको सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव में आप, या आपको क्या लगता है कि किसकी बढ़त बन रही है? मैं तो विचारधारा को सपोर्ट कर रहा हूँ। जो विचारधारा वो जो कास्टिज्म ना करे, सांप्रदायिकता ना करे, रोजगार दे और एडमिनिस्ट्रेशन को सॉलिड रखे, इस विचारधारा को कर रहा हूँ। तो कांग्रेस तो बड़ा आरोप लगाती रहती है कि साहब बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक ताकतों को शह देती है। बिल्कुल भी कांग्रेस, देखो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। कांग्रेस के खुद के प्रत्याशी भी, हालांकि बीजेपी के दोनों ही पार्टियां और कोई सी भी आप पार्टी ले लो, सांप्रदायिकता थोड़ा बहुत तो करती है, मतलब जातिवाद पे कैंडिडेट उतारी। तो अपन ये नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो, सब पार्टियां हैं। फिर भी अपन को ये देखना है कि अपने क्षेत्र के लिए कौन ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी है, कौन सी विचारधारा युवाओं को रोजगार देगी और गाँव में विकास करेगी, इस चीज़ पे वोट जाता है हमारा। मोदी जी तो स्वरोजगार की बात करते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करें, नौकरी की बात थोड़ा कम करते हैं वो। लेकिन नौकरी मिलनी चाहिए, ये जरूरी थोड़ी है गवर्नमेंट ही मिले, प्राइवेट मिले, और आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे तो किसी और लोगों को भी रोजगार दोगे ना। मेन चीज़ ये तो आप भी जानते हो, गवर्नमेंट में तो कितने 1 करोड़ कर्मचारी होंगे, लेकिन बाकी तो सब प्राइवेट ही है, और प्राइवेट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर आप सेल्फ कोई चीज़ में ऐड कर रहे हो तो कई लोगों को और भी तो साथ रोजगार दोगे ना। तो राजस्थान में जाति इतना मायने क्यों रखती है? मतलब बाकी दूसरे राज्यों में भी है, लेकिन राजस्थान में हमने देखा कि जाति बड़ी मायने रखती है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जाति को देखकर ही टिकट देना चाहिए? देखो सर, बात यह है कि अपन लोग साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है, और साक्षर लोग जब तक साक्षर रहेंगे जब तक जातिवाद रहेगा। शिक्षित होंगे ना, आप देख लो ना, पंचायती राज के चुनाव होते हैं, किसी भी जाति का कैंडिडेट नहीं जीतता। जहाँ जाति बाहुल्य होती है कभी नहीं जीतता, वहाँ जो न्यून होती है जाति जो उसका जीतता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव जीत लो, देख लो आप, वहाँ भी जातिवाद हावी है। तो अपन ये तो अपने साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जाति हावी इसलिए कि अपना साक्षर है, साक्षरता में और अपन क्या फर्क होता है साक्षर में और शिक्षित में? शिक्षित में तो सब चीज़ों की समझ, चाहे से मेरी जाति का प्रत्याशी क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, मैं उसको जाति के नाम पे सपोर्ट करने चला जाऊंगा। और मेरे को देखना चाहिए सामने वाला पार्टी का कैंडिडेट है और कोई निर्दलीय कोई भी प्रत्याशी है, वो चलो मेरी जाति का नहीं है लेकिन शिक्षित है, वो ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाएगा, ज़्यादा क्षेत्र के लिए प्रयास करेगा। लेकिन अपन लोग सबसे बड़ी समस्या है कि जातिवाद में इतने ज़्यादा गुथे हुए हैं, पार्टियां ही कैंडिडेट जातिवाद के आधार पर उतार रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जाति इतनी प्रभावी क्यों है? लॉबिंग है ना। आजकल पिछली गवर्नमेंट में देखो आप, पिछले 2 साल के अंदर हर जाति के सम्मेलन हुए, महासम्मेलन हुए, और गवर्नमेंट ने क्या फ्री बीज सिस्टम दिया ना। जैसे किसी एक जाति ने पर्टिकुलरली बड़ा सम्मेलन कर लिया तो दूसरी जाति को लगा यार इनको ये चीज़ें मिल गई, रियायती दर पे पट्टे मिल गए, इनको बिल्डिंग मिल गई, तो सब जातियाँ आ गई। फिर वो फैलता ही है, सोशल मीडिया के मार्फत फैल रहा है, प्रिंट मीडिया के मार्फत फैल रहा है। भाई साहब आप बताएं कि ये जो जातियों का सम्मेलन जो भाई साहब ने कहा अभी कि पिछले साल विधानसभा चुनाव से पिछले साल वही विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक लगातार सारी जातियों प्रदेश भर में अलग अलग जगह सम्मेलन हो रहे हैं। डेमोक्रेसी में इस तरीके से जातियों का प्रभुत्व बताना, चाहे कोई भी जाति हो, ये ठीक बात मानते हैं क्या आप? भारतीय लोकतंत्र में अभी मानता हूँ कि बाल्यावस्था में है वो, इस तरीके से कि अभी भी जो भारतीय जनता है बहुत सारी चीज़ें, जाति धर्म और बहुत सारे समीकरण देख के वोट देती है। और जैसे किसी अच्छे लेखक ने कहा नहीं कि जाति है कि जाति नहीं है, कि वही बात है कि भारतीय लोकतंत्र में
हम भले ही राजनीतिक पार्टियां बड़े मन से नहीं स्वीकार करें, परंतु जाति और धर्म की स्वीकारता और जो प्रासंगिकता है वो भारतीय राजनीति में निश्चित तौर से बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। आप कहाँ के वोटर हैं, कौन सी सीट के वोटर हैं? सर मैं अभी इसी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार था, RLP से MLA कैंडिडेट था। अच्छा, आप खुद RLP से उम्मीदवार थे? कौन सी सीट से? मैं पीलीभीत सीट से उम्मीदवार था, 11,000 प्लस वोट आए थे। और मात्र 10 दिन पहले मुझे टिकट मिली थी। वैसे मैं सरपंच हूँ, सुनील क्रांति। सुनील क्रांति RLP से उम्मीदवार थे, आप भी चाय पीने आए हैं, हमें नहीं पता था। पीलीभंगा से आप उम्मीदवार रहे हैं, तो RLP पहले NDA के साथ थी, अब इंडी अलायंस के साथ चली गई हैं, आप भी उसमें शामिल हो गए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा बड़ा कुछ? देखिए, इंडिया गठबंधन जैसा कि मानना है, जैसे कल ही RLP ने घोषणा की है अभी तक इंडिया अलायंस में जाने की, और जैसे मानो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से पहले मजबूती से उभरा था, उस तरीके से कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अभी वर्तमान में इंडिया गठबंधन उतनी मजबूती से नहीं आ पा रहा है। कारण यह है कि कुछ संगठन दलों द्वारा इधर उधर छटे गए, और दूसरा राजस्थान की राजनीति में अगर हम देखें तो दोनों तरफ से इधर उधर इतनी खेमेबाजी हुई है। जैसे हमारे RLP के नेता चले गए हैं कांग्रेस में, एक BJP में चले गए हैं, तो अभी जो समीकरण है वो काफ़ी सारे, मैं मान रहा हूँ कि काफ़ी गड़बड़ाए हैं। जैसे बाड़मेर में अलग रहेगा, चूरू में एक अलग से रहेगा, नागौर के लेफ्ट की है, सीकर के लिए लेफ्ट की है, तो उसलिए कहीं ना कहीं रहेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में कुछ दलों को छोड़ने का प्रभाव तो उसका पड़ा है। इंडिया अलायंस में हनुमान जी शामिल हो गए हैं, हनुमान बेनीवाल। नागौर में जो ज्योति मिर्जा हैं, उनके समर्थन में अब रिछपाल मिर्जा आ गए, उनके समर्थन में अब उनके रिछपाल मिर्जा के जितने समर्थक हैं वो आ गए। तो हनुमान बेनीवाल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि नागौर 25 की 25 सीटों में से नागौर एक बड़ी चर्चित सीट रहती है हमेशा से, तो कितनी चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं आप? नहीं, नागौर चुनौतीपूर्ण सीट है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ। खींवसर से BJP में मंत्री हैं, और फिर अभी उठापटक काफ़ी हुई है, और मृदा परिवार जिस तरीके से है, तो नागौर में कंपटीशन तो अच्छा रहेगा, परंतु नागौर में RLP हमेशा बढ़त में रहती है, ये चीज़। इस बार हनुमान जी की पार्टी, आपकी पार्टी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं जमा पाई चुनाव में, कि जितना पिछली बार थे उनके 3 विधायक थे, वो इस बार हनुमान जी एक विधायक पर आकर सिमट गए। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस विधानसभा चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया। हालांकि काफ़ी सीटों में हमने अच्छा कंपटीशन दिया, काफ़ी सीटों में हमने अच्छी टक्कर दी, परंतु नतीजे सकारात्मक उतने नहीं रहे हमारे लिए। लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे जो भी है। चलिए साहब, आप बताएं, आप क्या करते हैं, आप काम क्या करते हैं? हम तो सरकारी बैंक में बैंकर हैं आप। बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपके लिए लोकसभा चुनाव किस तरीके से महत्वपूर्ण है? आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या बेहतर है? गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो अभी बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बढ़िया हैं और प्राइवेट सेक्टर के लिए बढ़िया है। मोदी ने जो इंटरनेशनल काम किया है और उसमें जयशंकर जी ने जो साथ दिया है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। स्थानीय स्तर पर कोई मुद्दे, या पूरा का पूरा केंद्र को देख के, या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही वोट करना है? लोकसभा चुनाव तो केंद्र के पक्ष में ही होते हैं, केंद्र के जो काम होंगे उसके विचारधारा के हिसाब से ही वोट दिया जाएगा। विचारधारा के हिसाब से आप वोट देंगे, और केंद्र में स्थानीय मुद्दे किसी सूरत में मायने नहीं रखते हैं? स्थानीय जो कैंडिडेट है वो मायने नहीं रखता? रखते हैं। जैसे स्थानीय मुद्दे राजस्थान में, जैसे सर ने बताया अभी कि जातिवाद की ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जैसे अभी मेरी पोस्टिंग जो है वो शेखावाटी क्षेत्र में ही है, तो वहाँ पे भी जैसे जो उनका परिपक्ष था कि विधानसभा चुनाव में कि उनको कांग्रेस का साथ देना है, जैसे चूरू सीट भी थी और झुंझुनू सीट थी, तो वहाँ से कांग्रेस जीती थी। लेकिन अभी जो उनका वो है कि भाई हमें अभी BJP को जिताना है लोकसभा चुनाव में। ये जो 400 प्लस का नारे मोदी जी, साकार कितना होने की संभावना लगती है आपको? 400 NDA अलायंस के, या NDA अलायंस 400 प्लस की जो बात करते हैं वो? 400 प्लस तो थोड़ा सा मेरे को कम लगता है, बट अराउंड 350 के आसपास आ जाएंगी। पूरे देश में 300-350 सीटें आ जाएंगी। अच्छा, आप क्या राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं युवा होने के नाते? बिल्कुल, राजनीति में दिलचस्पी भी है और हम देखते भी हैं। जो मैं बैंक में IT देखता हूं, सरकारी बैंक का, तो IT के क्षेत्र में जो चेंजेज हुए हैं वो मैंने देखे हैं, क्योंकि जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो स्टार्टिंग उन्होंने कर दी थी
पी चिदम्बरम जी काफ़ी सारी योजनाएं लेके आए थे, उन्होंने विस्तार किया था बैंकिंग का एक्चुअल में, तो उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। ऐसा नहीं किया कि पी चिदम्बरम जी का ये जो काम स्टार्ट किया है इसको रोक दिया जाए। जब मोदी जी आए तो उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा और बड़े लेवल पर लेके गए। आईटी में उन्होंने जिस तरह से ये डिजिटल क्रांति हुई है, अभी एक क्लिक से हमारा पेमेंट इधर से उधर चला जाता है, इससे बैंकिंग लॉबी को भी बहुत फ़ायदा मिला है। और अब बैंकों में जो फुटफॉल होता है वो बहुत कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, लोगों को भी बहुत सहूलियत हुई है। आप संडे है, सैटरडे है, बैंक अवेलेबल नहीं है, शाम को 5 बजे बाद आपको कोई पेमेंट करना है, हर तरह की सुविधा वहाँ मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में बड़ा परिवर्तन हुआ है, टेक्नोलॉजी से बड़ी सहूलियत हुई है, तो अगर हम यहाँ राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे अभी पिछले टर्म तक, और वो भी टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा टेक्नो सेवी होने का दावा करते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार सीट बदल कर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो आप देखते हैं आईटी में या कहीं पर भी, आप जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप जैसा बता रहे हैं कि आप ज़्यादा अवेलेबल हैं, वैभव गहलोत को लेकर क्या लगता है? देखो, अशोक गहलोत ने बेशक, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बेशक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है राजस्थान में, और राजस्थान की जनता उनको चाहती थी। बट अब जो है राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी है, तो राजस्थान की जनता एक तरफ से ये भी चाहेगी कि जो डबल इंजन सरकार का जो फॉर्मूला है वो बना रहे, क्योंकि उससे जो केंद्र की योजनाओं का जो लाभ है वो मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसका फ़ायदा हमें मिले। तो अब यहाँ पर तो हैं, तो राजस्थान की जनता ये चाहेगी कि केंद्र में बनी रहे, ताकि जो डबल इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो बरकरार रहे और कुछ ना कुछ फ़ायदा उसका मिले। वैभव गहलोत जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो खुल के सामने नहीं आए हैं। चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी क्या पृष्ठभूमि है, कैसा वो सोचते हैं, अभी वो सिर्फ अशोक गहलोत के जो नाम है उसके साथ में चल रहे हैं। वैभव गहलोत को पॉलिटिकली कितना कॉम्पिटेंट मानती है जनता प्रदेश की? एक्स चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है पिछले 5-10 साल से, तो कॉम्पिटेंट कितने लगते हैं वो? वैभव गहलोत जी का चांस मेरी जो पर्सनल राय है उसमें तो बहुत कम ही लगता है। पिछली बार भी वो शायद, कॉम्पिटेंट की बात कर रहा हूँ, उनको वो जब आरसीए में भी रहे हैं, आरसीए के चेयरमैन रहे, तो वो देखने में, या उनकी जो कार्यशैली है उसको लेकर यूथ क्या सोचता है? वैभव गहलोत कितने कॉम्पिटेंट है पॉलिटिकली? अभी वो वैसी पकड़ नहीं बना पाए हैं। जैसे सचिन पायलट की हम बात करें, उनकी जो पकड़ है उस तरह की उस पॉलिटिक्स में वो नहीं आ पाए हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो युवा नेता हैं, उस दौर में वो और उस पकड़ में वो अभी वैभव गहलोत जी नहीं आ पाए हैं। यानी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का नाम लिया, मतलब जो अपने पिता की छाया से बाहर आकर अपना वजूद नहीं बना पाए, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब उस लेवल पर अभी नहीं पहुंचे। उनको अपने लेवल पे कुछ करना होगा। अशोक गहलोत जी को हटा के तब हो सकता है जनता में उनकी पकड़ बने और जनता को उन पे विश्वास हो। आज भी जालोर में जो पूरे कैंपेनिंग का जो दारोमदार है, वो तो वैभव गहलोत से ज़्यादा अशोक गहलोत ने ले रखा है। ऐसा जहाँ भी कैंपेनिंग उनका देखते हैं अपन प्लेटफॉर्म पे, यहाँ जयपुर में बैठ के, तो लगता है कि वो इस चुनाव में अशोक गहलोत की छाया से बाहर आ पाएंगे? नहीं, इस चुनाव में तो ये मुमकिन नहीं होगा, और लोगों के बीच में जो अशोक गहलोत की छवि है उसी का वो फ़ायदा भी उठाना चाहेंगे कि अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं प्रदेश में उसका फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि अभी उनकी पर्सनल छवि सामने नहीं आई है लोगों के, तो लोगों को उनका आइडिया भी नहीं है। चलिए, तो ये चाय पे चर्चा हम कुछ लोगों से कर रहे थे। आप कुछ बोलना चाहते हैं अभी चुनाव को लेकर? तो चुनाव चल रहा है, क्या लगता है किस तरफ झुकाव है, किस तरफ बढ़त है, घटत है? लोगों का झुकाव तो सर ये मोदी जी की तरफ ही है कि जो मोदी जी ने जो काम किए, राम मंदिर बनाया, लोगों के आज के टाइम में लोग क्या देखते हैं कि बस गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट मतलब लोगों की आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि वोट ही मोदी जी को देना। मतलब आपको क्या लगता है? भैया हमारे मतलब इस टाइम जो पोजीशन है उस तरीके से तो बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए। बाकी फिर राजस्थान में सारी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है लगातार तीसरी बार बीजेपी। 25 सीटों का कोई दावे के अनुसार 25 सीटें बीजेपी की नहीं आएगी। हमारी उम्मीद है कि 18 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि मैं बाड़मेर बेल्ट से लेने वाला हूँ। अच्छा। वहाँ जैसे उम्मीदवार हम जी जो खड़े हुए हैं, हरी चौधरी सिर्फ 900 वोटों से जीता था। उनकी वहाँ पकड़ ऐसी है कि उनकी जो पकड़ है सर, उस हिसाब से वो हमारी बाड़मेर सीट से वो जीत सकते, मतलब
क्योंकि उनकी जो जाटों की वहाँ जाट रणनीति के अनुसार लोग पूरे वोट उनको देंगे। मतलब बाड़मेर की सियासत बड़ी दिलचस्प है। वहाँ पे आरएलपी से हट के कांग्रेस में शामिल हुए हैं उमेदा राम, और कांग्रेस ने उमेदा राम को टिकट दे दिया है। अब उमेदा राम और कैलाश चौधरी बीजेपी और कांग्रेस से आमने सामने हैं, और चर्चा ये है कि रविंद्र सिंह भाटी, जो कि शिव से निर्दलीय चुनाव जीते हैं, रविंद्र सिंह भाटी इस बार लोकसभा में भी निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। तो अगर रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा में निर्दलीय आ जाते हैं तो बाड़मेर की सियासत में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है इन चुनाव में? इस तरीके से सर उमेदा राम, अगर रविंद्र सिंह भाटी अगर आ जाता है तो भी जीत उमेदा राम की हमारे को पक्की लगती है, क्योंकि वहाँ जाट बाहुल्य पूरा एक तरफा वोट है। उसके अलावा मोमडन जितने भी है वो सब कांग्रेस की तरफ झुकाव है। वहाँ का माहौल आज के टाइम में कांग्रेस का ही है, वैसा देखा जाए तो। क्योंकि अगर जैसे बाड़मेर में जैसे विधायक चुनाव में मेवाराम जी हारे हैं, मात्र मेवाराम जी की कोई इतनी बड़ी हार नहीं थी। मतलब उनका कारण ये था कि बीच में जैसे आज मतलब बीजेपी तीसरे नंबर पे रही और निर्दलीय जो जीत गई है, इस तरीके को देख के मतलब वहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। मतलब अब मेवाराम जी की कुछ चीज़ें ऐसी माइनस पॉइंट थे, इस चक्कर में लोगों ने मतलब इतनी वो बड़ी हार नहीं थी। मतलब उनकी 10-11 हज़ार वोट कोई बड़ी मायना नहीं रखता। मतलब रविंद्र सिंह भाटी कितना बड़ा फैक्टर बन सकते हैं चुनाव में? नहीं ऐसा सर, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कोई रविंद्र सिंह जी की भी इतनी कोई बड़ी जीत नहीं थी। अगर वहाँ 2 मोमडन खड़े होने पे अगर मतलब अमीन खान अगर बैठ जाते तो 101% सर कांग्रेस सीट निकाल सकती थी शिव से, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब फतेह खान सीट निकाल सकता था अगर अमीन खान जी बैठ जाते तो। मतलब फतेह दोनों, क्योंकि वहाँ पूरा मोमडन शिव क्षेत्र पूरा मोमडन के 1.5 लाख वोट है। और बाकी अब ये युवा नेता है लोगों के, मतलब अब त्रिकोणीय संघर्ष में आदमी कोई भी निकल सकता है, इसका कुछ नहीं है। चतुष्कोणीय संघर्ष था, 2 निर्दलीय थे। हाँ, इस चक्कर में रविंद्र जी जीते। मतलब आपका वोट बाड़मेर में ही लगता है? हाँ, मेरा वोट वैसे बाड़मेर ही लगता है। मैं यहाँ जयपुर रहता हूँ आज 15-20 साल से। इलेक्शन में चोटन तहसील से। हाँ, तो कैलाश चौधरी की क्या स्थिति है, कितने मजबूत लग रहे हैं इस चुनाव में? नहीं ऐसा कोई मजबूत नहीं है सर। वो बाईतू से भी लोग उनसे बहुत नाराज है। मतलब वहाँ पे मतलब जहाँ से वो विधायक रह चुके हैं। विधायक नहीं, वहाँ जैसे सांसद थे वो पहले विधायक भी रहे थे। मतलब हाँ, तो कुल मिला के लोग सियासत को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। चाय की थड़ियों पर अल सुबह से ही चर्चा होनी शुरू हो जाती है। गर्मी बढ़ रही है, सियासत की भी और मौसम की भी, लेकिन इन सारी गर्मी के बीच में लोग खुल के अपनी राय ये भी बताते हैं कि बीजेपी का पलड़ा प्रदेश में अधिकतर सीटों पर भारी पड़ रहा। हमने जो यहाँ बात की जिन लोगों से, वो राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के लोग थे, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के लोग थे। बीजेपी का जो 25 की 25 सीटें जीतने का नारा है, उस पे लोगों को संशय ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कह ज़रूर रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा बाकी दूसरी पार्टियों से भारी ज़रूर है, भले ही वो 25 की 25 सीटें जीते या न जीते। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।